हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू बैक फ्री एकेडमी इन झुंझुनू। देखिएगा, यस्टरडे क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द डायमेंशन। हम कल डिस्कस कर रहे थे, डायमेंशन के साथ हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने डायमेंशन देखी थी, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, ठीक है, वर्क है, फोर्स है, ये कुछ डायमेंशन हमने देख ली थी। स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, और मैंने आपको कुछ बातें बता भी दी थी डायमेंशन को हमें कैसे करना है। अब आइए आगे देखते हैं और कुछ डायमेंशन हम कैलकुलेट करके लाते हैं। चलिए देखिए, जब भी हम डायमेंशन में बात करेंगे तो हमें अब देखिए नई डायमेंशन में सॉल्व कर रहा हूं आपके साथ। मान लीजिए आपको क्या करनी है, एनर्जी। क्या डायमेंशन निकालनी है, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डू द वर्क। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी डिफाइन एज द कैपेसिटी ऑफ डू द वर्क, यानी कि एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क होती है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि एनर्जी की जो डायमेंशन है और जो वर्क की जो डायमेंशन है वो क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास जो वर्क जो हमने कल लिखा था m1 l2 t-2, ये हमारे पास एनर्जी भी क्या होगी, m1 l2 t-2 ही होगी। और एनर्जी की जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जूल। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं मेरे को तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बताइए। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी का उसको फॉर्मूला आना चाहिए भाई, सीधी सी बात है। तो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहां से देखते जाइए, आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करिए, बहुत सारे रूल अब यहां से नहीं। आपके 1/2 क्या रेशियो है, रेशियो की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होती। रेशियो डजंट हैव एनी टाइप ऑफ यूनिट और डायमेंशन, तो रेशियो की इसकी डायमेंशन नहीं होगी। मास, मास की डायमेंशन क्या होती है, m1। वेलोसिटी डायमेंशन क्या होती है, l1 t-1 का होल स्क्वायर लगा दो। ओपन करिए, m1 l2 t-2, तो ये देखिए आपके पास एनर्जी आ गई, नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। एनर्जी बोल दीजिए चाहे काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए, डायमेंशन तो सेम है। फिर भी एक नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं। अगर आपको कोई बोलता है, कोई बच्चा बोलता है सर पोटेंशियल एनर्जी देखिए, क्या कौन सी डायमेंशन बतानी है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको आता है mgh होता है, mgh। यहां से देखिए mgh के लिए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास है वो है mgh। m की डायमेंशन क्या है, मास m1 है। g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो डायमेंशन एक्सीलरेशन की है वही डायमेंशन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की है। यानी कि g की डायमेंशन हो गई साहब l1 t-2, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। हाइट इज द पार्ट ऑफ लेंथ, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, m1 l2 t-2, तो ये भी ले लो। यानी कि एनर्जी अगर आपके पास बोल के आ रही तो आप समझ जाइए एनर्जी हमें बतानी है m1 l2 t-2। ये बात आपको पता होनी चाहिए, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए आपने एनर्जी देख लिया, इसके बाद हम जनरली और डिस्कस करते हैं। एनर्जी हो गई हमारे पास, फिर हमारे पास आता है स्ट्रेस। क्या आता है, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट ऑफ द एरिया। पर यूनिट एरिया यानी कि फोर्स की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, एरिया। हम दोनों डायमेंशन कल वाली क्लास में कर चुके हैं। जो आज हम फोर्स पे डिस्कस करेंगे, फोर्स की डायमेंशन देखो मैं सीधी लिख रहा हूं, फोर्स इक्विवेलेंट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा सा और ओपन कर देता हूं, मास इनटू एक्सीलरेशन अपॉन द एरिया। अब यहां कोई बच्चा ये नहीं कहते ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये बातें नहीं करनी है। वो एक्सीलरेशन है और ये क्या है, एरिया है। ये क्या है, एरिया। मास की डायमेंशन क्या होती है, m1। अच्छा, एक्सीलरेशन की क्या होती है, l1 t-2, और एरिया क्या हो जाएगा, l2। अब ये देखिए आप इसको सब सोल्व करेंगे, m1 l1 t-2, और यहां से डिनोमिनेटर से l-2 ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बेस सेम, पावर ऐड हो जाती है। 1 l का है, -2 भी l का है, तो 1 प्लस का है -2, +1 -2 -1, आपके पास आ जाएगा m1 l -1 t-2। ये लो जी,
यहाँ क्या हो गया, स्ट्रेस की डायमेंशन हो गई, यानी कि इसकी यूनिट अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, बस केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, यहां आ गया। अब आपके पास आती है बात, नेक्स्ट आती है प्रेशर, हम कर चुके हैं। प्रेशर इक्विवेलेंट क्या होता है वही मैं आपको बताता हूं। प्रेशर इक्विवेलेंट क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्विवेलेंट क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि जो डायमेंशन स्ट्रेस की होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, प्रेशर की होगी, यानी कि दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है। दोनों की डायमेंशन क्या है, सेम है, यानी कि प्रेशर की डायमेंशन भी क्या होगी, m1 L-1 T माइनस क्या हो जाएगा 2। ये ध्यान रखिए, लो हो गया काम। एक होती है स्ट्रेन, क्या होती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन या चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। आपने जितना चेंज किया लेंथ में, वो किसके साथ किया, ओरिजिनल लेंथ के साथ किया। वो कौन बताएगा आपको, स्ट्रेन बताएगी। कौन बताएगी, स्ट्रेन बताएगी, यानी कि आप बताएंगे चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि आपके पास दोनों लेंथ के पार्ट है L1 और ये भी कितना हो जाएगा L1, यानी कि इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी M0 L0 T0, यानी कि स्ट्रेन की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेन क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, जब जिसकी यूनिट हो गई लेस हो गई तो उसकी डायमेंशन लेस भी है। तो ये बात थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कौन आते हैं, यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए बच्चों, आपको मैं एक बात अच्छे से हम यहाँ सेंटर से कह सकते हैं, जितनी डायमेंशन हम एक्सप्लेन कर करके यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, कोई नहीं करेगा यहाँ से। आप ऑनलाइन बहुत सारे टीचर्स भी देखेंगे, हमारी क्लास बिल्कुल एक सिस्टमेटिक तरीके से एक हर बच्चे का माइंड को ध्यान में रखे हुए चलेगी। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, यानी कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो जो होता है वो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। यानी कि स्ट्रेन की डायमेंशन होती नहीं है और इस स्ट्रेन की होती है। तो प्रीवियस में दिया था मैंने, अभी क्या दिया था आपको, स्ट्रेस m1 L-1 T-2, तो यानी कि यही डायमेंशन क्या हो गई इसकी, m1 L-1 T-2, ये लीजिए वही बात हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारे पास, एक होता है एंगल। क्या होता है, एंगल, ठीक है ना। एंगल क्या होता है, एंगल, एंगल मैं कल भी बात कर चुका हूं। आर्क अपॉन में क्या होती है, रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस। आर्क इज द पार्ट ऑफ लेंथ, रेडियस इज द पार्ट ऑफ लेंथ, इट मींस एंगल इज द यूनिटलेस एंड द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये हो गया। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। किस पे आ रहे हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे आ रहे हैं। किस पे आ रहे हैं साहब, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारी डायमेंशन आएंगी आज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जब बात करेंगे तो वही होगा आर्क और रेडियस का रेशियो। तो ये क्या हो जाएगा, m0 L0 T0। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होता है, टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है, m0 L0 T0। टाइम की क्या होती है, T1, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, m0 L0 T माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स। ये एंगुलर वेलोसिटी होगी साहब। अब नेक्स्ट देखिए एंगुलर एसिलरेशन। क्या बोलेंगे आप, एंगुलर एसिलरेशन। एंगुलर एसिलरेशन के लिए बात करते हैं। ये होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में टाइम। फॉर्मूला देखिए, एंगुलर वेलोसिटी की जब बात करेंगे ये होती है m0 L0 T-1। अभी अभी चल रहा है, एक टाइम मेरे पास पहले से ही है T1, ये डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में ट्रांसफर कर दीजिए, आपके पास हो जाएगा m0 L0 T-2
यानी कि आप इसकी डायमेंशन बना चुके हैं, और इसकी यूनिट होगी 1/सेकंड इन स्क्वायर या सेकंड -2 लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहां तक देखिए। अब देखिए, एक होता है टॉर्क। क्या होता है? टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब दो बॉडी है, एक बॉडी है, उसमें दो फोर्स लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है और दूसरा इधर लग रहा है, दोनों कोलिनियर नहीं होते हैं। दोनों क्या नहीं होते हैं? दो फोर्सेस कोलिनियर नहीं होते हैं, तब क्या लगता है? टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क। तो टॉर्क इक्विवेलेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क इक्विवेलेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क फोर्स, अब देखिए फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए आपको, m1 L1 T-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या लगा देंगे आप? डिस्टेंस इज द पार्ट ऑफ लेंथ, तो L1 हो गया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? टॉर्क इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास m1 L2 T-2, यानी कि टॉर्क की डायमेंशन और वर्क की डायमेंशन भी सेम आ गई, एनर्जी की भी सेम आ गई। तो ऐसे आप लिखते रहिए, एक पॉइंट जब बनाते हैं, यानी कि अभी तक डायमेंशन आपकी वर्क की भी सेम हो गई है, टॉर्क की भी सेम हो गई है, और आपके पास किसका और सेम हो गया? एनर्जी भी सेम हो गई है। चलिए अब हमारे पास देखना है इलेक्ट्रिक करंट। कल कर चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो छोड़िए। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हमें आता है चार्ज, कर चुके हैं ये भी हमारे पास। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। किसकी कैलकुलेट करेंगे साहब? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? यानी कि जब किसी चार्ज को इन्फिनिटी से हम पिकअप करते हैं और उसके अगेंस्ट क्या करते हैं? वर्क करते हैं, वो कौन होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आप बोल सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, वो कौन होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब देखिए, यानी कि V = W में Q हो गया था, यानी कि वर्क की डायमेंशन आनी चाहिए आपको m1 L2 T-2, चार्ज की आपके पास डायमेंशन होनी चाहिए A1 और T1 होनी चाहिए, A1 T1, यानी कि पोटेंशियल क्या हो गया? m1 L2, ये क्या हो गया? T-3 A-1। ये आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर आप यूनिट निकालते हैं, यूनिट कैलकुलेटर वर्क डन किस में लेते हैं? जूल में। किस में लेते हैं? जूल में। चार्ज किस में लेते हैं? कूलम में। किस में लेते हैं? कूलम में। जूल पर कूलम क्या हो जाएगा? वोल्ट। जूल पर कूलम क्या हो जाएगा? वोल्ट। अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बताइए, क्या बताइए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट बताइए, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट भी क्या होगी? वोल्ट ही होगी। डायमेंशन भी क्या होगी? सेम ही होगी। यानी कि क्या होगी? m1 L2 T-3 A-1, और जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। क्या हो जाएगी? वोल्ट। क्लियर है नहीं है? यानी कि दोनों की यूनिट और डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। चलिए, एक हमारे पास होता है रेजिस्टेंस। क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर आप करते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है? कहां से कैलकुलेट होता है? अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? फ्लोइंग ऑफ द करंट होता है। ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट होता है। इफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर लेंथ, एरिया, टेम्परेचर रिमेन्स क्या रहे? कांस्टेंट रहे, then applied potential difference across the conductor is directly proportional to the flowing of a current। ये आपको पता होना चाहिए। यहां से आपके पास जब सोल्व करते हैं, V इक्विवेलेंट क्या आएगा? IR आएगा। R इक्विवेलेंट क्या होता है? V अपॉन में क्या होता है? I होता है। यानी कि रेजिस्टेंस आ गया, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है। यानी कि अब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो आ रहा है वो कौन बोल रहा है? रेजिस्टेंस बोला है। पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन तो भूल गए, तो आपको याद रखनी पड़ेगी। अभी पीछे करके गए हम m1 L2 T-3 A-1, यहां तो मैं बता रहा हूं आपको ज्वाइन करने के लिए। तो क्या हो जाएगा? m1 L2 T-3 A- क्या हो जाएगा? 1। करंट की क्या होती है? A1। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? m1 L2 T-3 A- क्या हो जाएगा? 2। ये लो साहब, रेजिस्टेंस की डायमेंशन हो गई। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? रेजिस्टेंस हो गया। एक होती है रेजिस्टिविटी। क्या होती है? रेजिस्टिविटी।
जिसको रो से डिनोट करते हैं, तो रो इक्विवेलेंट क्या होता है, आर ए अपॉन में एल। जो फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड अपॉन, वहां से फॉर्मूला आता है, यानी कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर होता है। रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड अपॉन द, किस पर, मटेरियल, टेम्परेचर और लेंथ और एरिया। इनके मैंने डायरेक्टली यूनिवर्सली बता दिया, वहां से इसको सोल्व करके लाते आ जाता है। तो अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, ये होना चाहिए m1 L2 T-3 A-2। एरिया क्या होता है L2, लेंथ की क्या होती है L1, यानी कि रेजिस्टिविटी आ जाएगी m1 L, अभी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगी ऑब्वियसली L3 T-3 A-2, ये लो रेजिस्टिविटी की होगी। अच्छा, इनकी यूनिट भी देख लीजिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट पर एम्पियर कौन हो जाएगा, ओम। कौन हो जाएगा, ओम। ये सिंबल से नोट कर दिया। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम। क्या हो गई, ओम। रेजिस्टिविटी की देख लेते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस को किस में ले, आर ए अपॉन में एल है। रेजिस्टेंस को किस में लेते हैं, ओम में। एरिया को मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मीटर में कैंसिल कर दो, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ओम इंटू मीटर। एक होती है हमारे पास कंडक्टिविटी, क्या होती है, कंडक्टिविटी। कौन होती है, कंडक्टिविटी होती है साहब। कंडक्टिविटी कौन होती है, सिग्मा, जो कंडक्टर को अलाउ करती है। यानी कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होती है, रेजिस्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होती है, रेजिस्टिविटी, यानी कि सिग्मा इक्विवेलेंट 1 अपॉन रो, यानी कि m1 L3 T-3 A माइनस क्या हो जाएगा 2। तो सिग्मा इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा m-1 L-3 T⁻³ A⁻², यानी कि इसकी जो डायमेंशन यूनिट अगर आप निकालेंगे, यानी कि ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम इनवर्स मल्टीप्लाई मीटर इनवर्स। देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। जो डायमेंशन रेजिस्टिविटी की है उसकी अपोजिट कौन है, कंडक्टिविटी। यहां से देखिए जो आप बता रहे हैं, यहां m1 है, L3 है, T⁻³ है और A-2 है। यहां जहां प्लस है वहां माइनस है, m-1 L-3। जहां माइनस है वहां प्लस है, T-3 A-2 है, T3 A2 है। यहां से देखिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्लियर है, नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। एक होता है कंडक्टेंस, क्या होता है, कंडक्टेंस, यानी कि G से डिनोट कर देते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की डायमेंशन अगर मान लो कोई बच्चा भूल जाए, m पीछे देख लीजिए, m1 L2 T-3 A-2, तो ये याद रखिए आप। तो आपके पास हो जाएगा यहां से रेजिस्टेंस के बाद हम बात कर रहे थे कंडक्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, रेजिस्टेंस। और फिर भी अगर कोई बच्चा अगर मान लो रह जाता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है, V अपॉन में I होता है, तो रख दीजिए इसको, I अपॉन में क्या हो जाएगा, V। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब वोल्टेज आपको दिखाता हूं करके भी ये बात। तो करंट की क्या होती है, A1। पोटेंशियल की क्या होती है, m1 L2 T-3 A-1। तो आप यहां से जब जाएंगे, m1 m-1 L-2 T⁻³ और A⁻²। जरा देखिए यहां और वहां दोनों में मैच करिए। यहां m1 L2 T-3 A-2 है रेजिस्टेंस की, तो यहां हमारे पास क्या आ रहा है, m-1 L-2 T3 A⁻² आ रहा है। यानी कि दोनों एक दूसरे क्या आ रही हैं, अपोजिट ऑर्डर में आ रही है। दोनों एक दूसरे किस में आ रही हैं, अपोजिट ऑर्डर में आ रही है। बात समझ में आ गई है, नहीं आ गई? चलिए अच्छे से देखिए, अब सुनिए आप अच्छे से। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे पास आता है EMF, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। तो यही आ गया है, यानी कि वर्क डन की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2 और चार्ज ही क्या होती है, A1 और T1। यानी कि यहां से आप बता पाएंगे क्या, देखता हूं मैं, इंतजार है आपका। m1 L2 T-3 A-1, जरा हमने कभी किसी जमाने में की थी क्या ये डायमेंशन, की थी भाई साहब। यानी कि EMF की जो डायमेंशन आ रही है m1
L2 T माइनस 3 A माइनस 1। देखिए EMF वर्क डन अपॉन में चार्ज यानी कि वोल्ट, कौन होती है? वोल्ट, यानी कि जूल पर कूलम, ये क्या हो जाएगा? वोल्ट। और ये वोल्ट हमने थोड़ी देर पहले करके गए हैं। यहां से देखिए पहला ही हमारा हुआ था, ये रहा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। और मैं अभी यहां से चलते हैं और ये रहा हमारा M1 L2 T माइनस 3 A माइनस, यानी कि दोनों की डायमेंशन क्या है? सेम है। यानी कि EMF बोलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, बात क्या होगी? सेम होगी। बात क्या होगी? सेम होगी। इसमें कोई चेंजमेंट की बात नहीं है। क्लियर है नहीं है? चलिए देखते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं कैपेसिटेंस। किसकी देखते हैं? कैपेसिटेंस, यानी कि चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। चार्ज को स्टोर करने के लिए कैपेसिटेंस, अमाउंट ऑफ जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी कि Q इक्विवेलेंट क्या होना जाएगा हमारे पास? CV। C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? Q अपॉन V हो जाएगा। यानी कि चार्ज की डायमेंशन देख लीजिए, A1 और T1। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? M1 L2 T माइनस 3 A माइनस क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है? ठीक है। अब यहां से इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए, M माइनस 1 L माइनस 2 T टू द पावर 2 और A टू द पावर क्या हो जाएगा? 2। ये कौन हो गया मेरे पास? कैपेसिटेंस। इसकी जब आप यूनिट देखते हैं, यानी कि फॉर्मूला C इक्विवेलेंट कौन हो गया आपके पास? Q अपॉन V हो गया। C इक्विवेलेंट कौन हो गया? Q अपॉन V। यानी कि चार्ज को किस में लेंगे आप? कूलम में। चार्ज को किस में लेंगे? कूलम में लेंगे। पोटेंशियल को किस में लेंगे? वोल्ट में लेंगे। कूलम पर वोल्ट, जिसको बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं भाई साहब? फैरेड। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। और छोटी सी बात मैं जब बता रहा हूं तो मैं आपको आज एक बात और भी बता देता हूं। चाहे चार्ज पूछे, चाहे कैपेसिटेंस पूछे, चाहे करंट पूछे, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, ये जरूर थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। एंगस्ट्रॉम आपसे पूछे तब आपको पता होना चाहिए। मैं आज बता भी देता हूं ये बात 20 क्लास में ही, ताकि आपके प्रॉब्लम में ना आए। देखिए एंगस्ट्रॉम की जब बात करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। कन्वर्जन में बताऊंगा वैसे, लेकिन यहाँ जब बात आ गई तो मेरे बताने का काम बनता है एक बार के लिए, क्योंकि बच्चे कुछ नए होते हैं। 1 मिली कुलम, मिली कुलम लिखा हुआ है, 1 माइक्रो कुलम लिखा हुआ है, 1 नैनो कुलम लिखा हुआ है, 1 पिको कुलम है। यानी कि मिली का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 3 कुलम, माइक्रो का मतलब होता है माइनस 6, नैनो का मतलब होता है माइनस 9, पिको का मतलब होता है माइनस 12 कुलम। पिको का मतलब क्या होता है? माइनस 12 कुलम। नेक्स्ट देखिए, कोई बच्चा बोलता है 1 मिली एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर है, 1 नैनो एम्पियर है और 1 पिको एम्पियर। मिली का मतलब क्या होता है? माइनस 3 एम्पियर होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइनस 6 एम्पियर होता है। नैनो का मतलब माइनस 9 एम्पियर होता है और पिको का मतलब माइनस 12 एम्पियर होता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। और ऐसे ही कोई फैरेड में पूछता है, मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड, आपको ध्यान रखना है वही माइनस 3 फैरेड, वही माइनस 6 फैरेड, माइनस 9 फैरेड, माइनस 12 फैरेड। कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ वही बातें हैं। तो आपको भी नहीं डरना है, हमेशा यही बात ध्यान रखना है। मिली का मतलब ही माइनस 3 होता है, माइक्रो का मतलब माइनस 6 होता है, नैनो का मतलब माइनस 9 होता है और पिको का मतलब माइनस 12 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, हम डायमेंशन पे चलते हैं अपने फिर दोबारा से। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी पर यूनिट चार्ज बोल देते हैं। यानी कि फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए आपको। फोर्स की क्या होती है? M1 L1 T माइनस 2 और चार्ज की डायमेंशन होती है साहब A1 और T1। यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा M1 L1
क्या हो जाएगा T माइनस क्या हो जाएगा 3, A माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट निकालेंगे न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर क्या होती है कूलम, न्यूटन इंटू कूलम इनवर्स भी हो सकती है। और आप आइए आगे, हम निकाल रहे हैं भाई साहब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, किस में निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट निकाल रहे हैं, किसकी निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इक्विवेलेंट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है m1 l1 t माइनस 3 a माइनस क्या हो जाएगा 1, एरिया क्या हो जाएगा l2, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इज आल्सो पार्ट ऑफ लेंथ, ब्रेथ इज आल्सो पार्ट ऑफ लेंथ, तो यानी कि L2 हो जाएगा, बेस सेम पावर विल बी ऐड L1 और L2, यानी कि यहां बन जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट बन जाएगी m1 L3 t माइनस 3 a माइनस क्या बन जाएगा 1, a माइनस क्या बन जाएगा 1, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट आ रही है m1 L3 t माइनस 3 a माइनस क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। ये लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कोई अगर आपसे यूनिट पूछता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, किस में लेते हैं न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम इनटू क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ये भी सही है। लेकिन देखो कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो वोल्ट पर क्या लिखा जाता है, मीटर लिखा जाता है, वोल्ट पर क्या ली जाती है मीटर, तो इसकी यूनिट जो हम कभी कभी बनाते हैं ये वोल्ट पर मीटर और इनटू मीटर स्क्वायर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो फाई की यानी कि फ्लक्स की जो यूनिट हो गई वोल्ट इनटू क्या हो गई मीटर भी हो जाती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डरना नहीं इन सब से, हमें क्या करना है काम करते रहना इनके साथ। डायमेंशन भी हमारी हो गई है। चलिए, एक होता है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होती है फ्रीक्वेंसी, यानी कि ई इक्विवेलेंट क्या होता है एच न्यू, एच प्लैंक कांस्टेंट है ई अपॉन में न्यू, यहाँ ई क्या है एनर्जी है और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं 1/2 एंड टी टू दी पावर -1 होती है एनर्जी m1 l2 t माइनस 2 और ये क्या हो जाएगा t माइनस 1, यानी कि आ जाएगी हमारे पास m1 L2 और ये क्या हो जाएगी t टू दी पावर -1 आ जाएगी, ये प्लैंक कांस्टेंट की हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम किसकी फ्रीक्वेंसी, कौन नेक्स्ट डायमेंशन कौन है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी न्यू, यानी कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए टाइम पीरियड, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम की डायमेंशन क्या होती है t1, यानी कि न्यू की डायमेंशन क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी की t टू दी पावर -1, यानी कि 1/2, अदरवाइज क्या बोलेंगे हम सेकंड इनवर्स। ये हो गए हमारे पास फ्रीक्वेंसी के लिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हम आगे यहाँ डायमेंशन में काम कर रहे हैं, डायमेंशन में निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, किसकी निकालेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकालेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, अमाउंट ऑफ फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मासेज के, और अमाउंट ऑफ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जब यहाँ से इनको जब सोल्व करते हैं m1 m2 अपॉन में क्या हो जाएगा r स्क्वायर, जब इसको साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ से कांस्टेंट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा g m1 m2 इक्वलेंट क्या हो जाएगा एफ आर स्क्वायर। जी एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसकी यूनिट क्या हो जाएगी एफ आर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा m1 इंटू m2। फोर्स को किस में लेंगे न्यूटन में, फोर्स को किस में लेंगे न्यूटन में, यानी कि फोर्स की डायमेंशन क्या हो जाएगी m1 l1 t माइनस क्या हो जाएगा 2, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी l2, मास की क्या हो जाएगी m2, तो हमारे पास यहां से क्या बन जाएगा m-1, क्लियर है, l टू दी पावर 3 t टू दी पावर माइनस क्या बन जाएगा 2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिस एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू है वो हेनरी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट से दी जाती है, वो होती है इसकी यूनिट क्या बन जाएगी। देखिए फोर्स को किस में लेते हैं न्यूटन में, डिस्टेंस को मीटर स्क्वायर में, मास को केजी इंटू केजी स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में केजी स्क्वायर। बात करिए हो गई होगी शायद। चलिए यहां से देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास
देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कूलम्ब कांस्टेंट की भी अगर ऐसे निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, यानी कि अमाउंट ऑफ फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो यहां से जब हम देखते हैं तो हमारे पास आता है F इक्वलेंट K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। जब हम यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें K Q1 Q2 अपॉन इक्वलेंट क्या हो जाएगा F R स्क्वायर। K की वैल्यू कितनी हो जाएगी F R स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q2। वही बात है, थोड़ा सेम सा लग रहा होगा इसलिए मैंने दोनों को साथ किया है। M1 L1 T माइनस क्या हो जाएगा 2, डिस्टेंस की क्या हो जाएगी L2, चार्ज की क्या हो जाएगी, दो चार्ज है A1 T1 और एक दूसरा क्या हो जाएगा A1 T1। तो यहाँ से देखिए K की जो डायमेंशन आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है M1 L2 T माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा A2 और ये क्या हो जाएगा T2। अब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भेज दीजिए M1 L2 T टू द पावर माइनस 4, A टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस 2। यानी कि इस कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है डायमेंशन की फॉर्म में वो M1 L2 T टू द पावर माइनस 4 A टू द पावर माइनस 2 आती है, जिसकी यूनिट क्या हो जाती है हमारे पास K की यूनिट क्या हो जाती है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाता है कूलम स्क्वायर। कभी कभी हमें इसके साथ एक कूलम कांस्टेंट के साथ परमिटिविटी इन वैक्यूम की भी निकालनी पड़ जाती है डायमेंशन की। एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होती है, यानी कि वो होता है हमारे पास F, यहाँ से फॉर्मूला बना दीजिए। फॉर्मूला ये होता है 1/4 पाई, K की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट के लिए अगर आप काम करते हैं Q1 Q2 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई F R स्क्वायर। देखिए यहां से यानी कि इसका अपोजिट हो रहा है, इसका क्या हो रहा है अपोजिट। तो मैं सीधा ही कर रहा हूं इसको, यहां से मैं पहले कर चुका हूं चार, यानी कि M-1 L-2 T टू द पावर 4 A टू द पावर 2, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट आ रही है वो आ रही है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देख लीजिए ये हमारे पास एक K की डायमेंशन है और ये एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जिसको बोलते हैं परमिटिविटी इन वैक्यूम, क्या बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है मैथमेटिकली 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये देखिए यहां से एक शायद क्लियर हो रही होगी। आगे चलिए देख लीजिए, यहां तक कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो बताते रहिए। एक होता है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए बात करते हैं, यानी कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए स्प्रिंग। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि F इक्वलेंट माइनस एक्स आता है। यहाँ नेगेटिव साइन उसको क्या कर रहा है अपोजिटनेस को शो कर रहा है, यानी कि माइनस के एक्स हो गया, यानी कि K इक्वलेंट में लिख सकता हूँ माइनस F अपॉन में क्या लिख सकता हूँ एक्स लिख सकता हूँ। यानी कि मैग्नीट्यूड अगर मैं फॉर्म लेता हूं तो हमारे पास F अपॉन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए M1 L1 T माइनस क्या होती है 2, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है L1, यानी कि हमारे पास आ जाएगा M1 L0 और T माइनस 2, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए आ जाता है। एक देखिए हमने अभी पढ़ा नहीं है इलेक्ट्रिक पावर, जो स्किप हो गया था। इलेक्ट्रिक पावर एक दो और करेंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा डायमेंशन हो गई है, आप प्रैक्टिस करते रहिए और जैसे जैसे आगे आती जाएंगे बताते रहेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर को किससे नोट करते हैं P से, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन पर यूनिट टाइम जो कौन होता है पावर होता है, कौन होता है पावर। तो पावर की डायमेंशन निकाल देते हैं, यानी कि वर्क क्या होता है M1 L2 T माइनस 2, टाइम की कौन होती है T1, यानी कि यहां से हो जाएगा हमारे पास M1 L2 और ये क्या हो जाएगा T माइनस 3। यानी कि पावर की जो यूनिट अगर आप निकालना चाहते हैं, यहां से इसकी यूनिट भी निकालना चाहे तो न्यूटन पर क्या लिख सकते हैं मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए न्यूटन पर, और वर्क के लिए क्या लिखेंगे जूल पर क्या लिख देंगे सेकंड। जूल पर सेकंड क्या होता है वाट, जूल पर सेकंड क्या होता है वाट, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट बन रही है वो क्या बन रही है वाट बन रही है। इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है वाट, याद रखिए बात ध्यान से।
अब देखिए हमने जितनी बेसिक जो डायमेंशन जो हमारे काम आनी है वो मेरे को लगता है कि हमने कर ली है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कोई रह गई हो तो अब जैसे आगे आगे चलते चलेंगे। अब कोई बच्चा बोलता है स्टीफन कांस्टेंट, वीन डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इनकी बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी की बताओ। अरे बेटा वो आगे का पार्ट रह जाते हैं सारे के सारे। बेसिक जो यूनिट डायमेंशन हमें चाहिए होती है वो हमने कर ली है। ऐसा कोई शायद मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है नहीं होगी। और फिर भी अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर मेरी ये डायमेंशन रह गई है, तो जैसे ही हम एप्लीकेशन करेंगे इस चैप्टर के एंड में हम उसको क्या कर देंगे, एक समरी टेबल के फॉर्म में हम आपको बनाई हुई दे देंगे। और फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि इसकी डायमेंशन बताइए, हम आपको जल्दी से सोल्व करके बता देंगे। चलिए अब आते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ क्या पढ़ते हैं, यूनिट पढ़ते हैं भाई साहब। अच्छा कोई बच्चा कह देगा सर ये टॉपिक तो पहले होना चाहिए था। अरे भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्टम ऑफ यूनिट इतना कोई बड़ा टॉपिक भी नहीं है जिसको पहले लिया जाए बाद में लिया जाए। अब इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करवाने की जरूरत थी, ऐसा नहीं है। मैं आपको ये बता भी देता हूं ऐसा कोई इश्यू नहीं है हमारे साथ कि हमने आगे पीछे कर दिया हो तो कुछ इश्यू हो जाए, नहीं। इसको मैंने जानबूझ के ही बाद में लिया है ताकि इजी रहे, भूले नहीं बचे। सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, और एसआई सिस्टम। कौन सा सिस्टम हो गया, एसआई सिस्टम। सुनिए सीजीएस सिस्टम होता क्या है, सुनिए, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम इसका फुल फॉर्म है। सेंटीमीटर, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, सिस्टम सिस्टम। सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। एम के एस का फुल फॉर्म क्या होगा, मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। एफपीएस को क्या बोलेंगे, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का नाम क्या होगा, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एसआई जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम कैसा सिस्टम बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। जिसको कैसा बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं। चलिए सीजीएस सिस्टम क्या होगा, इन दिस सिस्टम मास, लेंथ और टाइम, ये 3 चीजों पे काम करेंगे हम तो, मास, लेंथ और टाइम। मास इज मेजर इस सिस्टम में की बात करें ग्राम में, मास इज मेजर इन ग्राम, लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, किसे मेजर कर रहे हैं, सेंटीमीटर, टाइम किसे मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। इन एमकेएस मास इज मेजर इन किलोग्राम, मास इज मेजर इन किलोग्राम, लेंथ इज मेजर इन मीटर, टाइम इज मेजर इन सेकंड, टाइम किससे मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। एफपीएस में क्या बोलेंगे, फुट पाउंड, मास किसमें मेजर करेंगे, पाउंड में, लेंथ को किसमें मेजर करेंगे, फुट में, टाइम को किसमें लेंगे, वही सेकंड में। और एसआई सिस्टम है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द एमकेएस, यानी कि एमकेएस से किसको निकाला गया है, एसआई को बनाया गया है। आप ऐसे समझिए इस बात को, ठीक है। तो सीजीएस सिस्टम में आप बोल सकते हैं इन दिस सिस्टम मास इज मेजर इन ग्राम, लेंथ इज मेजर इन सेंटीमीटर, टाइम इज मेजर इन सेकंड। एमकेएस मास इज मेजर इन किलोग्राम, लेंथ इन मीटर, टाइम इन सेकंड। एफपीएस मास इज मेजर इन पाउंड, पाउंड यानी कि आप केक वगैरह लाते हैं बर्थडे का, पाउंड में ही आता है, ठीक है। कहाँ की टेक्नोलॉजी है, कहाँ का सिस्टम, ब्रिटिश, कहाँ है, ब्रिटिश कल्चर में ऐसा है एफपीएस सिस्टम। लेंथ को किसमें लेते हैं, फुट में, टाइम को किसमें लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। यानी कि टाइम तो तीनों में एक में ही आना है। चेंज कौन कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, मास और लेंथ, बाकी कोई चेंज नहीं कर रहा, मास लेंथ।
ठीक है ना, ये दो ही चेंज कर रहे हैं, यानी कि टाइम तो एक जैसा रख दिया है। इस सीजीएस सिस्टम का नाम होता है गोसी सिस्टम। क्या हो जाता है? गोसी, GAUSI, गोसी सिस्टम बोलते हैं जिसको। MKS को जॉर्जी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जॉर्जी सिस्टम। 1 मार्क क्वेश्चन है, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। और इसका क्या बोला जाता है? ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्रिटिश सिस्टम बोला जाता है इसको। यानी कि जब ब्रिटिश सिस्टम की बात करें तो हम FPS सिस्टम की बात करते हैं, जब हम SI की बात करते हैं, जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई साहब? इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। ये लीजिए इंटरनेशनल सिस्टम। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब आती है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। कौन आते हैं? एप्लीकेशंस ऑफ ए डायमेंशन के एप्लीकेशन पढ़ते हैं, जहां से हमें बहुत कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चलिए अब हमारी नई हेडिंग होगी एप्लीकेशंस ऑफ ए डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशन पे बारे में बात करते हैं। देखिए एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन जनरली 3 है। फर्स्ट कौन है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशंस इक्वेशंस। फॉर्मूला की हमें चेक करना है कि ये फॉर्मेशन जो दिया गया है वो सही है या गलत है। करेक्टनेस और रॉन्गनेस की आइडेंटिफिकेशन करेंगे किससे? फर्स्ट से। तो कोई ये भी बोल सकते टू चेक द होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस, टू चेक द करेक्टनेस, एक ही बात है। तो फर्स्ट पॉइंट है टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशन। नेक्स्ट क्या है? टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी वन सिस्टम टू अनोदर सिस्टम। यानी कि आपके पास कोई वैल्यूज है, वो मान लीजिए FPS में है, आपसे कोई CGS में पूछता है। किस में पूछता है? CGS में। तब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए उसको। ठीक है, तो फिर हम क्या बताएंगे? टू कन्वर्ट द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू another system। थर्ड है टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टाइम का है, लेंथ है, ग्रेविटी के साथ रिलेशन हो गया। डिफरेंट हम क्वेश्चन भी इसमें से करेंगे। इनमें हमें क्या आना चाहिए? रिलेशन को डिटरमाइन करना आना चाहिए। तो हम सीधी सी एक बात करते हैं, टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट या वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। तो हम क्या बोलेंगे? टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ये हमें क्या करना है? उनको रिलेशन को डिटरमाइन करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको डायमेंशंस जब आती हैं तो आई थिंक ये वाले सिस्टम आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। ये आपको ऑब्वियसली चेक हो जाएंगे। तो तीनों ही डायमेंशन कर आनी ही चाहिए। आप जब भी करेक्टनेस चेक करेंगे तब भी आपको डायमेंशन आनी चाहिए। जब आप डिटरमाइन कर रहे हैं रिलेशन को तब भी आपको आनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जब हम यूनिट पढ़ रहे थे तो मैं वहां से हम एक बात यहां से, जब कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है कोई फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी न्यूमेरिकल, ये वाले के लिए हम क्या बनाएंगे? एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे पहले। और मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा एक बार पहले हिंट देता हूं कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट होती है। जब यहां हम इसको यहां कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो एन इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं? क्यू अपॉन में, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के लिए कांस्टेंट लेके आते हैं, यानी कि क्यू इक्विवेलेंट क्या लिखा जाता है? ये एन यू लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एन यू। ऐसे ही हम फर्स्ट सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं एन1 u1। अगर सेकंड के लिए बात करेंगे तो क्यू इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? n2 u2। एलएचएस इक्वल मैं ये लिख सकता हूं n1 u1 इक्विवेलेंट n2 u2। एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है फर्स्ट सिस्टम की। यू क्या है? यूनिट है फर्स्ट सिस्टम के लिए, यूनिट डिटरमाइन कर रहे हैं। एन टू वही सिस्टम है तो सेकंड सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। U2 सेकंड सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी के लिए बात कर रहे हैं। ये वाला जो पोर्शन जैसे ही आएगा वैसे हम उसको क्या कर लेंगे? सोल्व कर लेंगे। जो फॉर्मूला डिराइव करते हैं n2 इक्वल n1 m1 अपॉन l टू द पावर a, l1 अपॉन l टू द पावर b और t1 अपॉन t टू द पावर c। a b c क्या होती है? उस फंक्शन या उस वैल्यू की जो मान लो फोर्स दिया है, वर्क दिया है, एनर्जी दिया है, टॉर्क दिया है, पावर दिया है, उसकी यूनिट डायमेंशंस होती है एबीसी, उनकी पावर्स होती हैं। क्लियर है? नहीं है? और इसमें जब रिलेशन डिटरमाइन करते हैं तो जितने क्वांटिटीज दी हैं उनकी हमें डायमेंशन आनी चाहिए। तो ठीक है, अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में जब इनके एप्लीकेशंस में हम काम करेंगे। तो देखते रहिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।